तारीख 27 नवंबर 2023, जगह चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण का मौका था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तस्वीरें सुदूर दक्षिण के राज्य से आईं, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की सियासत में बहस का नया मुद्दा छेड़ दिया। पूछा जाने लगा कि 2024 में क्या क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका होगी? 2024 के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति क्या है? क्या इंडिया और एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका कई राज्यों में एक छत्र राज कायम है। मसलन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना तक। रीजनल पार्टियों का अपना वोट बैंक रहा है। ये वो पार्टियां हैं जो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार में हिस्सेदार रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है। जेडीयू, शिवसेना और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल है। लेकिन ओडिशा में बीजेडी हो, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस हो या फिर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ये वो पार्टियां हैं जो न तो एनडीए में हैं और न ही इंडिया अलायंस में। लिहाजा इन पार्टियों को अपने खेमे में करने में कोई भी गठबंधन पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई क्षेत्रीय शत्रप दिल्ली की सत्ता में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? अखिलेश यादव को सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव। अखिलेश यादव लगातार विपक्षी दलों के एक साथ आने की बात करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। इसे 2019 के नतीजों से समझा जा सकता है। यूपी की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 17.96% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 49.56% वोट। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को 23.29% वोट मिले तो बीजेपी को 27.59%। बंगाल में टीएमसी को 43.2 तो बीजेपी को 40.25% वोट मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 18.11 तो बीजेपी को 56.56% वोट मिले। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन। हर पार्टियां अपनी सियासी गुंजाइश और नफा नुकसान देखकर ही चलती हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी रहे कई दलों के बीच अब दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। 2019 के चुनाव में शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन फिलहाल दोनों की राहें जुदा हैं। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो 29 पार्टियां एनडीए में थीं। आम चुनाव में भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के बाकी 11 साथी दल 54 सीटें जीतने में ही कामयाब हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी कई दल एनडीए में आए, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल में 16 पार्टियों ने एनडीए छोड़ दिया। 2019 के आम चुनाव में एनडीए में शामिल 21 दलों ने चुनाव लड़ा था। इनमें बीजेपी समेत 13 पार्टियां सीट जीतने में कामयाब रही थी। एनडीए को कुल 354 सीटें मिली। इनमें से बीजेपी को 303 और एनडीए के बाकी 12 दलों को 51 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी कहती है कि उसके लिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के सहयोगी खास हैं। खासतौर से बिहार में बीजेपी को महागठबंधन से मुकाबला करना होगा, जिसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। ये और बात है कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ
2.4% वोट ही मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट मिले और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका बड़ा सियासी रसूख रहा है। दूसरी तरफ एनडीए से अलग होने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी राहें आसान नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एनडीए से अलग हुए दल क्या फिर से वापस आ सकते हैं। 2019 में 22 पार्टियों को साथ लेकर दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का साथ कई पार्टियों ने छोड़ा तो कई नए साथी भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में क्या होगा। जवाब यूपी में एनडीए के सहयोगियों से समझिए। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। अपना दल सोनेलाल को 2019 में 1.2% वोट मिले थे, 2 सीट हासिल हुई थी। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ी और 1% से भी कम वोट मिलने के बावजूद 6 सीटें जीत गई। इन छोटी पार्टियों का असर सीमित वोटरों तक है या कुछ जिलों तक कह लीजिए। मसलन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। ओपी राजभर बीजेपी को गाजीपुर सीट जीतने में मदद कर सकते हैं। बीजेपी ने 2019 में ये सीट गंवा दी थी। इसी तरह पंजाब में बीजेपी को सहयोगी की जरूरत हो सकती है। 2020 में अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। अकाली दल ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया था। किसानों के तीव्र विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानून को वापस ले लिया, जिसके बाद माना जा रहा था कि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने पंजाब में बीएसपी से गठबंधन किया है। दूसरी तरफ दक्षिण की बात करें तो साउथ में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में डीएमके इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुकी है। ओडिशा में बीजेडी की ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली नीति रही है। लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के सत्ता से बेदखल होने के बाद एनडीए में शामिल होने के चांस बढ़ गए हैं। वैसे होता क्या है ये तो चंद दिनों बाद ही पता चल पाएगा। जाहिर है चुनाव तक अटकलों का दौर यूं ही चलता रहेगा।